वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम 16 फाइनेंस की गाइडलाइन और जीपीडीपी 2026-27 के बारे में कुछ एडिशनल सीखेंगे, और जो गाइडलाइन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी उसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई थी, जो लेटर सभी बीडीओज़ को, सभी डीपीओज़ को फॉरवर्ड हो चुके हैं, हमने भी यहाँ से फॉरवर्ड किए हैं, तो उसका अगर आप रेफरेंस लें तो उसमें कहा गया है कि टाइड के 50% में से जो सैनिटेशन का भाग रहता है वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ इस लेटर में दी गई है, और उसमें कितना फ़ंड यूटिलाइज़ किया जा सकेगा वो भी यहाँ पे डिटेल के साथ, पूरी एक्टिविटी नेम के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सोक पिट एट द ड्रेनेज एंड पॉइंट, कंपोस्ट पिट, और आगे इनके लिमिट्स दी गई है कि आप इसमें कितना खर्चा कर सकते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि जीपीडीपी के प्लान में कोई भी इंडिविजुअल वर्क नहीं डलता, तो सारे बेनिफिशियरी टाइप यहाँ पे कम्युनिटी रहेंगे। यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे आपको गाइडलाइन में वर्क्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे कम्युनिटी वर्क्स हैं। इसी तरीके से सेग्रीगेशन कम स्टोरेज शेड लिमिट आगे दी गई है, कितने से कितने अमाउंट तक मोटर व्हीकल को हायर करना, जो पीएमयू आपने बनाए हैं या जो बनाने हैं आगे, उस तक जो आप कूड़े का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके लिए भी आप यहाँ पे अमाउंट रख सकते हैं। आईईसी कर सकते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस लेटर में मेंशन की गई है। क्योंकि ये लेटर सभी को आगे फॉरवर्ड किया गया है तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें, और जब भी टाइड कंपोनेंट के अंतर्गत आप सैनिटेशन की एक्टिविटीज़ जीपीडीपी में चढ़ाएं तो आप प्राथमिकता के बेस पे इन्हीं को ही पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ये है वो लेटर जो मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किया है, और आप सभी को भी आया है, वीडियोस को। ये डायरेक्टली लेटर डिपार्टमेंट से आया है। तो इसकी गाइडलाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि इसमें क्या क्या लिखा है, पर इस लेटर में यहाँ क्लियर किया गया है, परफॉर्मेंस ग्रांट को और ज़्यादा क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से, कौन से वर्ष में आपको परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी, कैसे मिलेगी, ओएसआर का हिस्सा कैसे आपने इंक्रीज़ करना है, कितना प्रतिशत उसमें रहेगा, इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस लेटर में बताई गई है। इस लेटर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन की है कि टाइड ग्रांट में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का पैसा आपने कहाँ खर्च करना है। ड्रिंकिंग वाटर का पैसा जल प्रबंधन गतिविधियों पर, और टाइड ग्रांट सैनिटेशन का पार्ट मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ खर्च किया जाना है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई थी कि ओएसआर की जो मॉनिटरिंग है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू ही की जाएगी। तो समर्थ पोर्टल में जो भी आपकी पेंडिंग एक्टिविटीज़ है उसको भी आप टाइमली रहते पूरा कर लें, क्योंकि हमारे पंचायती राज व्यवस्था में अभी नए पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो उनको अभी मालूम नहीं होगा कि टाइड और अनटाइड में क्या होता है। तो मैं संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो टाइड एक बंधी हुई राशि है जिसमें आपको बांधा गया है कि आप सिर्फ सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में ही पैसा खर्च करेंगे। और अनटाइड क्या है और इसमें आप किस तरह के कार्य कर सकते हैं, इस लेटर के रेफरेंस में देख लेते हैं। अनटाइड का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी संविधान में 11वीं अनुसूची बताई गई है, उसमें जो काम दिए गए हैं वो आप अनटाइड मद में उन एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हैं। अब वो सूची में हम काम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये 11th स्केड्यूल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये इस तरह के 29 तरह के जो काम है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इन सारी 29 कामों पर आप अपनी जीपीडीपी में एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ग्राम सभा में उसको अनुमोदन के लिए रख सकते हैं अनटाइड मद के तहत। कहने का मतलब है कि आपको जो अनटाइड की ग्रांट आएगी 16 फाइनेंस के अंतर्गत, उन ग्रांट को आप इन मदों पर या इन एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज एक्ट की धारा 5 में
कुछ इस तरह से संशोधन हुआ है जिसमें कि हमारा ग्राम सभा का कोरम रहता है। तो संशोधन कैसे हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुंबों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई शब्दों के स्थान पर ग्राम सभा के सदस्यों के एक दशमांश शब्द रखे जाएंगे और ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुंबों की कुल संख्या का कम से कम पाँचवा भाग शब्दों के स्थान पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां भाग या ग्राम सभा के 30 सदस्य जो भी अधिक हो शब्द रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कोरम पहले 1/4 था वो अब वोटर्स का 1/10 हो गया है। मतलब जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है उनका 1/10 हो गया है और जो 1/5 कोरम था, हमारी जो ग्राम सभा का कोरम अपूर्ण होने के कारण जो दूसरी बैठक होती थी उसका 1/20 या फिर 30 व्यक्ति जो भी अधिक हो कोरम यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। तो कोरम से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन या इस संशोधन को आप हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज की उससे भी यहाँ पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त अगर आपने ई ग्राम स्वराज का जो नया इंटरफेस है उसके आने के बाद अगर आपने ई ग्राम स्वराज में लॉगिन किया होगा तो उसमें एक प्लानिंग प्री रिक्विजिट चेकलिस्ट वहाँ पे शो होती है। तो जो कि ये दिखाती है कि आपके प्लानिंग के प्रोसीजर में मतलब जेपीडीपी बनाने के प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें अभी पेंडिंग है। जैसे कि आपको पता भी है कि हमें ये चीज़ें हर बार जेपीडीपी बनाने से पहले करनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले है संकल्प टेकन कि आपने संकल्प थीम चूज़ किया है कि नहीं किया है, और फिर सभा शेड्यूल हुई है कि नहीं हुई है। सभा शेड्यूल करने के बाद आपको याद होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स चढ़ते हैं, फैसिलिटेटर फीडबैक हमको अप्रूव करवानी होती है। फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद प्रोफाइल्स, हमारे हर तरह के प्रोफाइल अनफ्रीज़ करके आपने नए पीआरआईज़ के अकॉर्डिंग दोबारा चढ़ाने हैं। इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन डिटेल्स है वो भी दोबारा वहाँ पे चढ़ेगी और आपके दोनों तरह के प्रोफाइल्स दोबारा अप्रूव करने होंगे। और फिर उसके बाद आप अपना बजट रीएलोकेशन चेक करेंगे कि वहाँ पे कितना बजट टाइड एंड टाइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना 26-27 का प्लान बनाना फिर वहाँ पे शुरू करोगे।